साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों से संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यह जनसत्ता के 19 जनवरी 2022 के संस्करण में यह बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ जो है, यह आर्टिकल या संपादकीय निकली है और इस संपादकीय को लिखा है सरोज कुमार जी ने, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र की जो तमाम चुनौतियाँ हैं, प्रमुखता एनपीए अर्थात गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे कहते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा की गई हैं और अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की इसमें बात की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बैंकों का मजबूत होना अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त है। कुछ सालों से यह शर्त एक अनिवार्य प्रश्न बनकर उभरी है। बैंकिंग क्षेत्र में संकट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और महामारी से उपजे हालात ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि एक संकटग्रस्त बैंकिंग प्रणाली आसन्न चुनौतियों से कैसे निपट पाएगी। देश में बैंकिंग क्षेत्र के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, एक आंतरिक और दूसरी बाहरी। आंतरिक चुनौतियां ना हो तो आधुनिक बैंकिंग की बाहरी चुनौतियों से बैंक आसानी से निपट लेंगे, लेकिन आंतरिक चुनौतियां बैंकों को परेशान कर रही हैं, खासतौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को। बैंकों के सामने बुरे कर्ज यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एनपीए जिसे इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, कि चुनौती चट्टान की तरह खड़ी है। अब आंकड़ों की बात करने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि एनपीए होता क्या है। तो एनपीए से तात्पर्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के ऐसे बैड लोन से है जिनका भुगतान विगत देय तिथि अर्थात पोस्ट ड्यू डेट से 90 दिनों तक नहीं हुआ है, तथा विगत देय का तात्पर्य है देय से 30 दिनों तक। ठीक है, मतलब यहां पे ये थोड़ा सा समझ लिया जाए, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझें। तो मान लीजिए कि 2 अप्रैल को किसी भी जो कर्ज लिया गया था उसकी ड्यू डेट थी, कर्ज वापस करना था इंटरेस्ट सहित। अब 2 अप्रैल ड्यू डेट थी, इसके 30 दिन बाद अर्थात 2 मई को जो तारीख होगी वो पोस्ट ड्यू होगी, पोस्ट ड्यू डेट होगी, विगत देय तिथि होगी। अब इस 2 मई से 90 दिनों तक यदि और बैंक का लोन नहीं चुकाया जाता है तो ये क्या कहलाने लगेगी, एनपीए कहलाने लगेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनपीए। मतलब जिस तारीख को आपको कर्ज चुकाना था उससे यदि 120 दिन हो जाता है, आप कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो वो कर्ज क्या हो जाएगा, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2021 तक बैंकों की 8.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति एनपीए थी। दिसंबर 2021 में आई आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों अर्थात जीएनपीए का अनुपात सितंबर 2022 तक बढ़ करके 8.1%, कितना 8.1% हो जाएगा, जो दिसंबर 2021 में 6.9% था। तनावपूर्ण परिस्थिति में यह 9.5% तक भी जा सकता है और यह क्या है, यह चिंताजनक है। एनपीए एक ऐसी बीमारी है जो बैंकों को दीमक की तरह खोखला कर रही है। दिया गया कर्ज तय समय के भीतर ब्याज सहित वापस लौट आए तो बैंक अपनी आर्थिक मजबूती के बल पर प्रौद्योगिकी, अवसंरचना विकास और कौशल विकास जैसी आधुनिक बैंकिंग की हर चुनौतियों से निपट सकते हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसा हो नहीं पा रहा है। 2008 की मंदी के दौरान शुरू हुए एनपीए की कहानी बैंकों को बलि लेने तक पहुंच गई है, बैंकों की बलि लेने तक पहुंच गई है। पहले 8 बैंकों का विलय हुआ। अब निजीकरण की कवायद है। अब इस समय वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, पहले 20 हुआ करते थे। एनपीए के कारण बैंक सरकार की नजर में घाटे का सौदा है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2008-9 से 2013-14 तक जो सकल एनपीए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए था, वह वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर के 2019-20 तक की अवधि के दौरान बढ़कर के 18.28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एनपीए में यह उछाल लगभग 365% बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सरकार और आरबीआई ने इस दौरान एनपीए के समाधान के जो उपाय अपनाए उनसे बैंकों को लाभ के बजाय नुकसान ही हुआ। अब ये कौन से उपाय थे? उन उपायों की यदि बात करें तो इनमें है रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन योजना 2015, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आपका आईबीसी 2016, सरकारी बैंकों के विलय और बैड बैंक की स्थापना जैसे उपायों से एनपीए के आंकड़े नीचे जरूर आए हैं, लेकिन बैंकों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बेशक सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण जैसा कदम भी उठाया, लेकिन एनपीए समाधान प्रक्रिया में हुए पूंजी नुकसान के मुकाबले यह ऊंट के मुंह में जीरा ही था। वित्त वर्ष 2017-18 में 90,000 करोड़ रुपए, 2018-19 में 1,06,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 70,000 करोड़ रुपए, 2020-21 में 20,000 करोड़ रुपए और 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने बैंकों में डाले हैं, जो एनपीए में डूबी राशि से काफी कम है। सरकार की ओर से अपनाए गए उपायों के कारण मार्च 2021 तक एनपीए घटकर 8.34 लाख करोड़ रुपए हो गया। इनमें से 6,16,616 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की तरफ से दिसंबर 2021 में संसद में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार सितंबर 2021 में सरकारी बैंकों की 5,40,442 करोड़ रुपए की रकम एनपीए थी, यानी मार्च से लेकर के सितंबर के बीच 76,174 करोड़ रुपए मूल्य के एनपीए का समाधान हुआ है। इसमें से कितनी राशि बैंकों में वापस लौटी या रिकवरी की दर क्या थी, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जान लेना जरूरी है कि 2014 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मात्र 2,24,542 करोड़ रुपए की संपत्ति एनपीए थी। बैंकों की संपत्ति का एनपीए होना बड़ा नुकसान है, लेकिन एनपीए का समाधान भी कुछ खास लाभदायक नहीं रहा। समाधान के रास्ते मामूली राशि बैंकों में लौटती है। वित्त राज्य मंत्री ने दिसंबर 2021 में अपने जवाब में कहा था कि पिछले 7 वित्त वर्ष के दौरान सरकारी बैंकों के 5,49,327 करोड़ रुपए एनपीए की रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी की दर उन्होंने नहीं बताई। एनपीए वसूली दर का अंदाजा आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2019 और सितंबर 2021 के बीच, मतलब 2 वर्षों में आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत सुलझाए गए कॉर्पोरेट कर्ज के 60 मामलों में वसूली की औसत दर 24.7% थी, यानी इसमें बैंकों द्वारा कर्ज में दी गई रकम का 75.3% हिस्सा डूब गया, केवल 24.7% ही वापस मिला। अर्थव्यवस्था की भाषा में इस नुकसान का आधुनिक नाम हेयरकट है। अब अंदाजा लगाइए कि 5,49,327 करोड़ रुपए की वसूली में हेयरकट कितना हुआ होगा। कई मामलों में तो हेयरकट का औसत 80 से 90% तक होता है। ऐसे में 100 रुपया खर्च करके 10 रुपए कमाने वाला कौन सा कारोबार चल सकता है? एनपीए का खेल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ अधिक है, क्योंकि हर जोखिम में इन्हें ही जूझना होता है। इस खेल में बैंक कंगाल हो रहे हैं और खेल के खिलाड़ी माला माल। दिक्कत यह है कि सरकार अब सुधार के बहाने बैंकों से पीछे छुड़वाने की जुगत में है। वह जनता के जमा पैसों की जवाबदेही से खुद को अलग कर लेना चाहती है। बैंकों के विलय के बाद निजीकरण की बात कुछ ऐसी ही है। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने एक नई चुनौती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी जो 51% है, इससे घटाकर 26% करने 26% करने के लिए संविधान संशोधन चाहती है। नीति आयोग जो है, एक सेकंड, नीति आयोग 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की सिफारिश पहले ही कर चुका है। सवाल उठता है कि यदि बैंकों का प्रबंधन निजी हाथों में गया तो अर्थव्यवस्था की दिशा क्या होगी? जोखिम भरे वातावरण में आर्थिक चुनौतियों से निपटने में जो मदद सरकारी बैंकों ने की है, क्या निजी बैंक वह कर पाएंगे? यहाँ एक तर्क यह है कि सभी सरकारी बैंक निजी हाथों में नहीं जाएंगे, लेकिन निजीकरण का कानून बन जाने के बाद यह तर्क कब तक टिका रहेगा? यदि बैंक निजी हो गए तो क्या देश में बैंकिंग सेवा की पहुंच का मौजूदा मॉडल भी बचा रह पाएगा? फिलहाल 12 सरकारी बैंक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं? 12। 8 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसको विलय किया गया है। तो फिलहाल 12 सरकारी बैंक 86,000 से ज़्यादा शाखाओं के जरिए और 22 निजी बैंक 28,000 से ज़्यादा शाखाओं के साथ लगभग 80% लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। निजी बैंकों के डूबने के भी खतरे हैं। यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की कहानी अधिक पुरानी नहीं है। यस बैंक को उबारने
भारतीय स्टेट बैंक को ही हाथ लगाना पड़ा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्हीं तमाम चिंताओं के कारण किया गया था। आरबीआई की 2006 और 2008 के बीच आई एक रिपोर्ट बताती है कि आज़ादी के बाद 1947 से 1955, 1947 से 1955 के बीच बैंक जो है 361 बार डूबे थे और उनमें जमा जनता की गाढ़ी कमाई भी डूब गई थी। आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी सहकारी बैंक और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंकों के अलावा सहकारी क्रेडिट संस्थान काम कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा एटीएम है। इसके बावजूद आवश्यकता के अनुरूप कर्ज सुलभ नहीं है। अकेले एमएसएमई क्षेत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 25.8 लाख करोड़ रुपए कर्ज की कमी है। आबादी और अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आगे बढ़ने ही वाली है। बैंकिंग सुधार की दिशा इसी तरफ होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में इस संपादकीय में चर्चा की गई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।